एक पॉइंट पे चीफ जस्टिस ने कहा मैं इरफान कादिर साहब के एक नुक्ते को स्टार दे रहा हूं, वो नुक्ता क्या था और क्या उस स्टार देने के बावजूद जजमेंट में वो नुक्ता काम नहीं आया? देखें, चीफ जस्टिस की जो फैसला है उसमें इतनी गलतियां हैं कि अगर मेरी बात सुन लेते तो स्टार मुझे नहीं चाहिए था, फैसला दुरुस्त करते। उन्होंने बिल्कुल गलत फैसला कर दिया और वो जो स्टार है वो जरूर उसको सजा के अपने पास ही रखें। मैं तो चाहता था कि वो स्टार उनको मिलता, लेकिन उन्होंने वो स्टार खो दिया। क्या एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल एक्सपर्ट, चूंकि आप इलेक्शन कमीशन के भी वकील थे, तो आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस भी इलेक्शन कमीशन के साथ होगी, तो 14 मई को पंजाब में इंतखाबात देख रहे हैं आप? मेरा नहीं ख्याल कि ये इस तरीके से यूनिलैटरली इंतखाबात कराए जा सकेंगे। मैंने सुप्रीम कोर्ट को बताया था, मैंने कहा था कि ये जो फंडामेंटल राइट्स एक पॉलिटिकल पार्टी के आप ताबीर कर रहे हैं कि ये सारे मुल्क के फंडामेंटल राइट्स हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज में भी जो ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज की जो ज्यादा तादाद है वो इस सारी चीज से एग्री नहीं करती। और इस वक्त अगर आप गौर से देखें, जो कि इनको सोचना चाहिए था चीफ जस्टिस साहब को और उन जजेस को, कि इस वक्त वो जो सेंसस है अगर वो मुकम्मल उस सेंसस को मुकम्मल किए बगैर इंतखाबात कराते हैं तो मिलियंस ऑफ वोटर्स जो हैं वो अपने फंडामेंटल राइट से हक धो बैठेंगे टू कास्ट अ वोट। मिलियंस एंड मिलियंस। इरफान कादिर साहब, अगर इंतखाबात नहीं करवाती तो क्या आप देख रहे हैं कि शाराए दस्तूर पे कोई ऐसी सूरत हाल होगी कि यूसुफ रजा गिलानी की तरह शहबाज शरीफ को घर जाना पड़ेगा, या फिर 97 की तरह हम देखेंगे पॉलिटिकल पार्टीज दोबारा सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ी हुई होंगी? मेरा ख्याल है 97 रिपीट हो रहा है, शहबाज शरीफ साहब घर नहीं जाएंगे। अच्छा, आप ये कह रहे हैं दोबारा ये जुमला रिपीट कीजिएगा। जा सकते हैं। मैंने कहा दोबारा ये जुमला रिपीट कीजिएगा। आप कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर घर नहीं जाएंगे? हाँ, वो नहीं जाएंगे घर। क्या, कैसे नहीं जाएंगे अगर तौहीन अदालत के मुरतकिब होंगे? भाई, तौहीन क्या किया प्राइम मिनिस्टर ने? प्राइम मिनिस्टर तो जवाबदेही नहीं है किसी अदालत को अपने फराइज मंसबी में। आर्टिकल 248 पढ़ें और सुप्रीम कोर्ट को भी पढ़ाएं। मुझे ये बताइएगा कि अगर हुकूमत फैसले को नहीं मानती और अमल दरामद नहीं करती तो आपका और आपकी जमात का लाएअमल क्या होगा? देखें, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आइन में वाज़े लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराना लाजमी है, और उसी को देखते हुए सो मोटो एक्शन लिया था और पहले फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने और वाज़े अहकामात किए थे कि इलेक्शन कमीशन को भी कि आपने इलेक्शन कराने हैं। 30 अप्रैल की डेट थी और इलेक्शन कमीशन ने बगैर सदर ने जारी की थी डेट, बगैर उनसे मशवरा किए खुद डेट अनाउंस कर दी अक्टूबर की, और जिसके ऊपर दोबारा से जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आपके सामने है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया और उन्होंने वाज़ा बताया कि आइन में लिखा हुआ है कि आपने इलेक्शन कराने हैं। तो उस हवाले से अभी दोबारा डेट दे दी गई है। सूरी साहब, लेकिन एक सवाल ये सवाल बनता है कि पंजाब के लिए आइन अलग है, खैबर पख्तूनख्वा के लिए अलग है, तो फिर खैबर पख्तूनख्वा के लिए डेट ना देने की क्या वजूहत है? उसका भी उन्होंने उसमें लिख दिया अपने फैसले के अंदर कि वो भी मुशावरत के बाद वो भी अपनी डेट देंगे। सही बात यह है कि इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की हुक्मरानी रहेगी या नहीं। सही, मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जो इस टाइम इम्पोर्टेड सरकार गैर मुल्की कीमा पे आके जो बैठे हुए हैं, ठीक है, जो असेंबली को अपने लिए नैब में तरामी। कासिम सूरी साहब, जैसे कि आपने आइन की वायलेशन का हवाला दिया, अगर आपसे एक सवाल करूं, डिप्टी स्पीकर थे जब आपने एक रूलिंग दी थी और उस रूलिंग को भी सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वाइट करार दिया और वो रूलिंग खत्म की, तो आप पॉलिटिशियंस, चाहे वो नून लीग के हों चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हों, जब कॉन्स्टिट्यूशन या आइन या कानून उनके हक में होता है तो वो उसकी गर्दान करते हैं, जब वो खिलाफ होता है तो फिर उस वक्त क्यों से तस्लीम नहीं करते? देखिए, मैंने जो रूलिंग दी थी वो आर्टिकल 5 को सामने रखते हुए दी थी। आपको पता है रात को 12 बजे अदालतें खुल गई, उसके बाद केस किया और मेरी रूलिंग को मुअत्तल कर दिया। हमने उसको माना, एहतराम किया अदलिया का। अच्छा। हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब साबिक वजीर आजम आए अवाम के सामने और उन्होंने कहा कि हमारा दिल दुखा है लेकिन हम आइन और कानून की पासदारी करेंगे और इस फैसले को मानते हैं। कि कौन सी ऐसी स्टोरीज हैं जो आपके सामने अब तक आई हैं पंजाब एंटी करप्शन जिन पे काम कर रहा है? जी बिल्कुल, शायद सबसे पहले तो मैं इस जो हमारी सियासी एक रविश है
कि जब भी हम हुकूमत में आते हैं तो अपोजिशन जमातों पर जो है वो केसेस बनना शुरू हो जाते हैं। इस पर बात करना चाहूँगा। यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी पंजाब में लगभग 1 साल कबल, तब मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ केसेस बन रहे थे, और अब जब एक निगरान सेटअप है और वफाक में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, तो हम इसी तरह के जो केसेस हैं वो PTI के ख़िलाफ़ जो हैं वो खुलते हुए देख रहे हैं। अब वो एंटी नैब में भी, नैब लाहौर में भी आमदन से शायद असासा जात की तहकीकात जारी हैं। और दूसरा जो मज़ीद कौन कौन से रहनुमा हैं, तो मैं आपसे पूछूंगा कि कौन कौन से रहनुमा नहीं हैं। मुराद रास से लेकर जरताज गुल, उस्मान डार, उस्मान बुज़दार, नाम और कोई बड़े वाक़यात हैं तो वकास वो बताइएगा। दर्जनों ऐसे रहनुमा हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको नाम ही बता रहा हूँ कि जो उस्मान डार हैं, उस्मान बुज़दार हैं, इसके अलावा जरताज गुल हैं, उमर डार हैं, मुराद रास हैं, मियाँ महमूदुर रशीद हैं, PHA के केसेस हैं, LDA के हैं, हाशिम जवां बख्त जो साबिक सूबाई वज़ीर ख़जाना थे, उनके ख़िलाफ़ भी जो है एंटी करप्शन ने नोटिस जारी कर दिया है। जितनी भी तकरीबन काबीना थी पंजाब में, उन सबको नोटिस जारी हो चुका है। यास्मीन राशिद को भी नोटिस जो है वो जारी किया जा चुका है। जावेद, अगर इस सारी सूरत हाल में हमारे पास क्या डेडलाइन है जब तक हमने ये फैसला करना है, क्योंकि आज भी कोई वजारत मजहबी उमूर में सिलसिले में मीटिंग थी आपकी मालूमात के? जी हाँ, ये देखें, इस तरह की जो सूरत हाल है ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा वजारत मजहबी उमूर को इसका सामना है, वरना इससे पहले कभी इस तरह का मसला जो है वो दरपेश नहीं रहा। अब एक तो ये कि हज बहुत महंगा हो गया है और इसके लिए ज़्यादा डॉलर्स भी दरकार हैं। अगर इस महीने के अख्तिताम तक ये मसला हल नहीं होता तो बहुत सारी पेचीदगियाँ जो है वो पैदा हो सकती हैं। आप जानते हैं कि इससे पहले भी कई मसाइल रहे। एक तो ये कि DG हज की तकर्री का मामला था, वो बहुत मुश्किल एक मरहला था। पिछले साल से एक सिलसिला वो अब गया। अब आज जो हमारे पास तकरीबन जो महीने की इब्तदा है अप्रैल के आखिर तक हमने फैसला करना है इस सिलसिले में कि हम ये डॉलर्स दे सकते हैं या नहीं, क्योंकि अगर हम टाइम पे अपने फैसले नहीं करेंगे तो ना सिर्फ जो हमारा हज कोटा है जावेद, मेरे ख्याल से उस पर भी कट पड़ेगा और आगे के जो हमारे मामलात हैं, फ्लाइट शेड्यूल्स हैं, सारी चीज़ें डिस्टर्ब नहीं होंगी। जी हाँ, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। एक तो ये कि ज़ाहिर है कि फ़्लाइट शेड्यूल है और हमने जब तकरीबन कोई 2.25 लाख के करीब अफराद को भिजवाना है तो उसके लिए बहुत सारी परवाज़ें होंगी और अगले माह से यह परवाज़ों का आगाज़ हो जाएगा, तो इसके लिए पहले से शेड्यूल तय करना है। इसके अलावा सऊदी हुकूमत को भी आगाह करना है कि कितने आज़मीन हज जो है पाकिस्तान से हिजाज़ मुक़द्दस जाएंगे। ये भी बताना है कि कितने की रिहाइश का इंतज़ाम करना है। उससे पहले भी आप जानते हैं कि आज़मीन हज की तरबियत का इंतज़ाम भी है। बहुत सारे मराहिल हैं वो तय होने हैं और फिर हाजियों के लिए, आज़मीन हज के लिए रिहाइश गाहों का इंतज़ाम भी करना है। जितनी ताख़ीर से आप फैसला करेंगे उतनी देर से रिहाइश गाहें लेंगे, उतनी ही महंगी रिहाइश गाहें मिलेंगी, तो मज़ीद बोझ जो है वो बढ़ेगा आज़मीन हज के लिए। और आप देखें कि इस मरतबा जो हज है वो 8 लाख से बढ़कर तकरीबन जो है 12.25 लाख रुपए का हुआ है और इसमें जो कुर्बानी की रकम है वो भी शामिल नहीं है। तो ये बहुत ज़ाहिर है कि बोझ है और जो आज़मीन हज हैं उनके लिए मुश्किलात जो है वो बढ़ भी सकती हैं। इसी सूरत हाल अगर मैं आपकी स्टोरी को कट शॉर्ट कर सकूं नाजरीन के लिए और आपसे ये सवाल रख सकूं कि हुकूमत ने जो प्लानिंग हज पॉलिसी के हवाले से की थी उसमें इब्तदा में ही हुकूमत को मुश्किलात का सामना है और हुकूमत की जो पॉलिसी थी खासकर स्पॉन्सरशिप स्कीम की वो नाकाम रही है। जी हाँ, जो अंदाजे लगाए गए वो अंदाजे गलत रहे और जो तखमीने लगाए गए वो तखमीने पूरे नहीं हुए।